कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, केपीटी स्टडी क्लासेस की ओर से मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज वाराणसी कैंट, एक नए अध्याय के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। आज की कक्षा में हम आपकी जो दूसरी बुक है उसके अध्याय 4 मानव बस्तियां का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो आपकी पहली पुस्तक है उसका 10वां अध्याय आपको जरूर याद होगा, जो मानव बस्ती के रूप में आपके पुस्तक में समाहित था, और इस पर कुछ लेक्चर मैंने दिए थे। आपको उन सारे लेक्चर्स को एक बार देख लेना चाहिए। बहरहाल अगर आपको याद होगा तो उस लेक्चर के बहुत सारे बिंदुओं से आप परिचित होंगे, उस पाठ से परिचित होंगे। चूंकि वो पाठ विश्व की मानव बस्तियों के संदर्भ में था और अभी हम लोग भारत की मानव बस्तियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मानव बस्ती क्या है या मानव बस्तियां क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। बच्चों, विभिन्न आकार प्रकार के घरों से बसा हुआ एक परिवेश जहां मानव का समूह निवास करता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। विभिन्न आकार प्रकार के घरों से बसा हुआ एक ऐसा परिवेश जहां मनुष्य निवास करते हैं उन्हें हम मानव बस्ती कहते हैं। यानी मानव बस्ती की सबसे छोटी इकाई मकान होता है। ठीक है, गांव, कस्बे, शहर, ये सब जो आप सुनते हैं ये सब मानव बस्ती के ही उदाहरण हैं। तो मानव बस्तियां आपने समझ लिया। अब हम बस्तियों के आकार और प्रकार की बात करते हैं। बच्चों, मानव बस्तियां आकार और प्रकार के दृष्टि से तरह तरह की होती हैं, तरह तरह के स्वरूपों की होती हैं। वस्तुओं के आकार में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के अनुसार ही संबंधित बस्ती के आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक संरचना, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी आदि भी परिवर्तित होती जाती है। जैसी बस्तियां होती है उसी के अनुरूप ये चीजें हमको मिलती हैं। बस्तियों का स्वरूप एक छोटे से गांव से लेकर यानी पल्ली से लेकर महानगर तक हो सकता है। वैसे आमतौर पर आकार की दृष्टि से बस्तियां हमें दो प्रकार की दिखाई देती हैं, मिलती हैं। पहला है ग्रामीण बस्ती और दूसरी है नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण और नगरीय बस्ती के संदर्भ में हम इस बिंदु पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालेंगे कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या होता है। बच्चों, जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं और नगरीय बस्तियां होती हैं उनमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं, कुछ आधारभूत अंतर होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम पहले अंतर की बात करें, पहले बिंदु की बात करें इस अंतर के संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो विरल रूप से होती हैं और छोटी होती हैं। विरल रूप से बसी हुई छोटी बस्तियां होती हैं ग्रामीण बस्तियां, जिसमें प्रायः छोटे छोटे और अव्यवस्थित ढंग से बसे हुए मकान होते हैं और इनमें जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा निवास करता है। जबकि दूसरी ओर नगरीय बस्तियां जो होती हैं वो सघन रूप से बसी हुई प्रायः व्यवस्थित अधिवास वाली बस्तियां होती हैं, जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग होता है। आपने स्वयं देखा होगा, अनुभव किया होगा कि गांव में प्रायः छोटे छोटे कच्चे मकान या 2-3 कमरों के बने हुए पक्के मकान दिखाई पड़ते हैं। जबकि इसके विपरीत हम शहरों में देखते हैं कि बड़ी बड़ी विशाल कॉलोनियां जिसमें 20-20 मंजिली ऊंची इमारतें हमको दिखाई पड़ती हैं। तो यह मूलभूत अंतर मकानों के संदर्भ में हमको दिखाई पड़ता है। अब इस अंतर के क्रम में अगर दूसरे बिंदु की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जो जीवन यापन होता है, यानी जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है, रोजगार प्राप्ति के जो साधन होते हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप यानी भूमि पर जो आधारित क्रियाकलाप होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं, आप इसको पढ़ चुके हैं, उस पर आधारित होता है। जैसे कृषि करना, पशुपालन, खनन,
इन सब बातों पर आधारित होता है। जबकि दूसरी ओर नगरीय बस्तियों का जो मुख्य कार्य होता है वो द्वितीयक या तृतीयक होता है। यानी नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग कच्चे माल से विनिर्माण कार्य संपन्न करते हैं, विविध उत्पाद तैयार करते हैं और व्यापार सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं ये उपलब्ध कराते हैं। तो कार्य के आधार पर, जीवन यापन के जो तरीके हैं उनके आधार पर भी हमको मूलभूत अंतर दिखाई पड़ता है। तीसरे आधार पर अगर हम अंतर को देखें तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियां कार्यात्मक संबंधों के आधार पर नगरों से जुड़ी होती हैं। नगर आर्थिक व्यवस्था के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, आप जानते हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियां इन्हें कच्चे माल उपलब्ध कराने वाले स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियां नगरीय क्षेत्र को कच्चा माल तो उपलब्ध कराते ही हैं, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की भी सप्लाई करते हैं और इसके बदले जो नगर क्षेत्र होता है या नगरीय बस्ती होती है वो ग्रामीण बस्तियों को तैयार माल भेजते हैं, साथ ही साथ विविध प्रकार की सेवाएं भी इन्हें उपलब्ध कराते हैं। तो एक प्रकार से कार्यात्मक संबंध के आधार पर दोनों बस्तियां आपस में जुड़ी होती हैं। अगर हम चौथे अंतर की बात करें तो सामाजिक सरोकार और संबंधों के दृष्टिकोण से भी ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हमको अंतर दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण लोगों का जो सामाजिक संगठन होता है वो घनिष्ठ होता है, जबकि नगरों में जो लोगों के बीच का सामाजिक संबंध होता है वो औपचारिक होता है। इसके साथ साथ ग्रामीण समाज में जाति, वर्ग, ये सब से संबंधित कुछ जटिलताएं और कुछ रूढ़ियां विद्यमान होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में ये चीजें कम दिखाई पड़ती हैं। ये सामाजिक संगठन के आधार पर, सामाजिक सरोकार के आधार पर भी हमको ये अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे, ये चार आधारभूत अंतर थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम ग्रामीण बस्तियों और उनके प्रकार की बात करेंगे। तो इन अंतरों से जो मूलभूत अंतर आपको मैंने बताए उससे आपको तो ये पता चल गया कि ग्रामीण बस्तियां क्या हैं। भारत में अगर देखा जाए तो ग्रामीण बस्तियां कई स्वरूप में मिलती हैं। इनके बसाव में कई कारक और दशाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले हम उन कारकों का संक्षेप में देख लें कि कौन कौन से कारक बस्तियों के स्वरूप में परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं। उनमें हम पहले देखेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक जैसे भूभाग की प्रकृति है, ऊंचाई है, जलवायु है, जल की उपलब्धता है, इस आधार पर हमको पर्याप्त भिन्नता गांव के स्वरूप में, शहरों के स्वरूप, ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप में दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि भूभाग की प्रकृति जैसी होगी, गांव का स्वरूप उसी के अनुसार होगा। इसी प्रकार ऊंचाई, अगर ऊंचाई किसी पहाड़ी को काटकर गांव बसाया गया है तो जाहिर बात है कि वहां पे समतल मैदान की कमी होगी। तो पल्ली बस्तियां यानी कि छोटे छोटे समूह के मकान आपको दिखाई, बहुत बड़ी या गुच्छित बस्तियां आपको वहां नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कारक की, जो है सांस्कृतिक कारक। सामाजिक संरचना, धर्म और जाति, ये सब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गांव की संरचना में बदलाव के लिए। गांव का स्वरूप कैसा हो, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी भूमिका निभाते हैं, जिसमें सामाजिक संरचना, धर्म और जाति की विशेष भूमिका होती है। और एक और कारण होता है जिसको हम सुरक्षा संबंधी कारक कह सकते हैं। सुरक्षा संबंधी कारक में यह होता है कि गांव का स्वरूप कभी कभी चोरी, डकैती जैसी आशंकाओं के संदर्भ में एकजुटता के लिए गुच्छित बस्ती में लोग बसते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुरक्षा संबंधी कारण भी कभी कभी गांव की संरचना के लिए, उसके स्वरूप के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में। यहां पे मैंने उनके प्रकार लिख रखे हैं और इस पर अब हम प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की हम बात करें, इसके पहले हम ये देखेंगे कि जो निर्मित क्षेत्र होता है किसी गांव का, निर्मित क्षेत्र कितना है
और निवास स्थल यानी जो घर बने हैं, मकान बने हैं, उनके आपस के बीच की दूरी कितनी है, इन दो बातों के आधार पर हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। और इस आधार पर हमको भारत में जिन 4 प्रकार की बस्तियां दिखाई पड़ती हैं, उनकी संरचना से हम अवगत होते हैं। आइए देखते हैं उन बस्तियों के बारे में। पहले इस क्रम में हम देखेंगे गुच्छित बस्तियां क्या हैं। बच्चों, गुच्छित बस्तियों को हम संकुलित या आकेंद्रित बस्ती भी कहते हैं। संकुलित का मतलब एक ढेर, एक जमावड़ा, जिसको हम संकुल कहते हैं, तो उससे गुच्छित बस्तियां बनती हैं। इस प्रकार की बस्तियों में जो घर होते हैं, मकान होते हैं, वो एक दूसरे से सटे होते हैं, नजदीक नजदीक बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी गलियां सकरी होती हैं। इस प्रकार की बस्तियों में आवासीय क्षेत्र जो होता है, रहने का जो मकान का क्षेत्र होता है, वो स्पष्ट तौर पर खेतों और चरागाहों से अलग दिखाई पड़ता है, अलग होता है। गुच्छित बस्तियों का प्रारूप संकुलनुमा होता है, जिसमें ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हुई गलियां और रास्ते होते हैं, जैसे आयताकार, अरीय या रेखिक आदि। गुच्छित बस्तियां अधिकतर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में हमको दिखाई पड़ती हैं। यानी इन क्षेत्रों में गुच्छित बस्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड और नागालैंड, इन राज्यों में जो सुरक्षा या प्रतिरक्षा कारण है, उनके कारण गुच्छित बस्तियों का जमाव हमको दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार हम राजस्थान को अगर देखें तो पानी के स्रोत के निकट गुच्छित बस्ती एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में होती है। जैसे आप समझें इसको कि रेगिस्तानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। हमारे यहाँ राजस्थान राज्य और गुजरात का कुछ हिस्सा इस क्षेत्र में आता है, थार के मरुस्थल में। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी की बेहद कमी है। ऐसे क्षेत्रों में पानी के स्रोत कुछ दूर पर एक निश्चित स्थान पर पानी की प्राप्ति होती है। कोई झील होती है, कोई सरोवर होता है, कोई जल स्रोत होता है। और ऐसे क्षेत्र को हम प्रायः मरुद्यान कहते हैं, या उर्दू में नखलिस्तान कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओएसिस कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में पानी की प्राप्ति के कारण बहुत सारे लोगों का संकुल के रूप में जमावड़ा हो जाता है। तो उससे वहां जो बस्ती बस जाती है, वो गुच्छित बस्ती का उदाहरण होती है। ठीक है। अब हम अर्धगुच्छित बस्ती की बात करेंगे। इसे हम विखंडित बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो किसी गुच्छित बस्ती के टूटने से, यानी विखंडित होने से या अलग होने से होता है। ग्राम का एक या अधिक वर्ग, यानी उस गांव का एक या अधिक वर्ग किसी कारण से या अपनी इच्छा से या किसी के दबाव से वो मुख्य गांव से थोड़ी दूर पर अपना बसाव कर लेते हैं। तो इससे अर्धगुच्छित बस्ती अस्तित्व में आती है। ऐसी बस्तियों में प्रायः देखा जाता है कि जमींदार या जो उच्च वर्ग होता है गांव का, वो केंद्रीय भाग पर अधिकार कर लेते हैं, यानी बीचों बीच वो बस जाते हैं। जबकि जो निम्न वर्ग है या छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो गांव के बाहरी हिस्से में अपना बसाव कर लेते हैं। तो इसे ही हम अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं। गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में हमको अर्धगुच्छित बस्तियों का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस क्रम में तीसरी ग्रामीण बस्तियों के बारे में, जिसे हम पल्ली बस्तियां कहते हैं। जब कोई ग्रामीण बस्ती कतिपय कारणों से छोटे छोटे समूहों में विस्तारित हो जाती है, तो उसे ही हम पल्ली बस्तियां कहते हैं। यानी गांव एक ही रहता है, गांव का नाम एक है, गांव एक है, किंतु मकान जो उसके होते हैं थोड़ा थोड़ा समूह कुछ दूर दूर बस जाता है। यानी मकानों का जो समूह होता है वो हमको उस गांव में अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे समूहों में देखने को मिलता है। इसे ही हम पल्ली बस्तियां कहते हैं। देश के अलग अलग भागों में उनका स्थानीय नाम है। जैसे कहीं इन्हें पान्ना कहा जाता है, कहीं पाड़ा कहा जाता है, कहीं पाली कहा जाता है,
कहीं नगला कहा जाता है और कहीं ढाढ़ी कहा जाता है। पल्ली बस्तियां मध्य और निम्न गंगा के मैदान में हमको ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में भी इनका हमको बसाव दिखाई पड़ता है। इस तरह की बस्तियां हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। और पल्ली बस्तियों के बाद हम इस क्रम में अंतिम ग्रामीण बस्तियों की चर्चा करेंगे, जिसे हम परिक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। इसे हम एकाकी बस्ती भी कहते हैं। भारत के सुदूर जो जंगली क्षेत्र होते हैं, तो जंगलों में झोपड़ियों के समूह के रूप में हमको परिक्षिप्त बस्तियां दिखाई पड़ती हैं। इसी के साथ पहाड़ी ढालों पर, खेतों या चरागाहों में भी इस प्रकार की बस्तियों के दर्शन होते हैं। इसके घर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और दूर दूर होते हैं। मेघालय, उत्तराखंड और हिमालय के क्षेत्रों में हमको ये बस्तियां दिखाई जाती हैं, तथा केरल के अनेक भागों में हमको इस प्रकार की परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियों के दर्शन होते हैं। ठीक है। तो आज आपने मानव बस्तियों की इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। अब इस क्रम में इस पाठ का जो दूसरा लेक्चर लेकर हम आगे आएंगे आपके समझ, उसमें हम नगरीय बस्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।